नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। मैं हिमांशु यादव हाजिर लेकर आज संविधान का आर्टिकल नंबर 124 124 मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट टाइम आस्क्ड आर्टिकल 124। बहुत सारी जानकारी आपको दूंगा, बस पूरा वीडियो आप आराम से देखिएगा। सारी बातें बताऊंगा सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड, सुप्रीम कोर्ट के बारे में सारी बातें आर्टिकल नंबर 124 में कह दी गई हैं। क्या क्या कही गई हैं, 7 पॉइंट हैं, पूरे के पूरे पॉइंट, और वो भी संशोधन के साथ आपको पढ़ाने वाला हूं। आइएगा देखते हैं। सबसे पहली बात यहां पर आर्टिकल 124 में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना और स्थापना के साथ गठन दोनों बात की गई है। अब इसमें तो नहीं लिखा, मैं आपको अपनी तरफ से बता देता हूं। हमारा सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना हुई वह स्थापना तो 26 जनवरी 1950 को ही हुई थी, लेकिन इसने अपनी कार्य विधियां या वर्किंग अपनी स्टार्ट की थी 28 जनवरी 1950 को, और इसमें उस समय 7+1 जज थे। पहले जज यानी कि पहले मुख्य न्यायाधीश का नाम था हीरालाल जय कानिया। वर्तमान में 50 जज तक हम देख चुके हैं। 50वें जज आपके इस समय हैं DY चंद्रचूड़ जी। आइएगा बात करते हैं इसके बारे में। आर्टिकल में क्या कहा गया, भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा। देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया, भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा। ओके, जो भारत के प्रमुख न्यायमूर्ति यानी कि एक मुख्य न्यायाधीश होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जब तक कि संसद विधि द्वारा अधिक संख्या विहित नहीं करती तब तक 7 से अधिक अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा। आप समझो इस बात को। जब शुरुआत में हमारी सुप्रीम कोर्ट का गठन किया जा रहा था तो यह शुरुआत की बात थी। कहा गया कि एक आपका मुख्य न्यायाधीश होगा यानी कि हीरालाल जय कानिया, और उनके अलावा 7 और जज होंगे। ठीक है, लेकिन एक बात जो आपको सीखनी है, सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या निर्धारित करने का काम पार्लियामेंट करती है, संसद करती है, और हाई कोर्ट में जजों की संख्या निर्धारित करने का काम भारत के महामहिम यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। पहले तो ये याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट में संसद और हाई कोर्ट में राष्ट्रपति जो जज हैं उनकी संख्या निर्धारित करता है। ये रहा आपका पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। आइएगा, सिम दूसरा पॉइंट आ जाओ भाई। यस, दूसरा पॉइंट क्या देखिएगा, उच्चतम न्यायालय के और राज्यों के उच्च न्यायालय। देखो, पहले वाले पॉइंट में केवल सुप्रीम कोर्ट था, अभी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों आ गया। क्या बातें हैं कि ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करने के पश्चात, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के जज से बात करने के बाद, जिनसे राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए परामर्श करना आवश्यक समझे, राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित, मतलब मुद्रित स्टाम्प मोहर सहित अधिपत्र द्वारा उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करेगा, और वह न्यायाधीश तब तक पद पर धारण रहेगा जब तक कि 65 ईयर की एज पूरी नहीं हो जाती। कहने का मतलब, हम इसे जमीनी स्तर पर कह सकते हैं वर्तमान में कॉलेजियम व्यवस्था। कॉलेजियम व्यवस्था के हिसाब से एक कॉलेजियम बनाया जाएगा जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज होंगे, जिनसे राष्ट्रपति सलाह लेगा। सलाह लेने के पश्चात सुप्रीम कोर्ट के प्रत्येक जज को नियुक्त राष्ट्रपति ही करेगा, और नियुक्त होने के पश्चात चाहे मुख्य न्यायाधीश हो चाहे सामान्य जज हो, 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बना रहेगा। न्यूनतम आयु का नियम नहीं है, लेकिन फिर भी परंपरा में हम 55 साल मिनिमम करके ही किसी भी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त करते हैं 55 साल हो जाने के बाद। जब उसकी उम्र 55 साल हो जाए, ऐसा है, संविधान में नहीं लिखा लेकिन। और यह हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के जज से पूछकर, जिनसे वो चाहे उनसे पूछकर किसी भी व्यक्ति को करता है। पहली बात। आगे क्या कहा गया, परंतु मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति की दशा में भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से सदैव परामर्श किया जाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति करनी है तो जिससे इच्छा उससे पूछें। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जैसे मैं हूं, तो मैं अपना उत्तराधिकारी किसी को बताऊं किसको नहीं बताऊं, तो ये थोड़ा सा मैं रोक सकता हूं। बट उसके अलावा जब सुप्रीम कोर्ट के बाकी और जजों की नियुक्ति की जाएगी, तब उस समय मुझे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से एक बार परामर्श करनी चाहिए। हालांकि मैं मानूं या ना मानूं, यह मेरे ऊपर डिपेंड करता है। दूसरी, अगर मैं राष्ट्रपति हूं तो। दूसरी बात, अभी वर्तमान में भारत में 33+1 जज हैं, यानी कि 34 जज हैं भारत में वर्तमान में। यानी कि आप मानकर चलिएगा कि अभी आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब आज महीना है सितंबर का, साल है 2023।
परंतु यह और कि कोई न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। अर्थात ये रिजिग्नेशन लेटर किसको देंगे? मुख्य न्यायाधीश को ही अपना रिजाइन करेंगे। किसी न्यायाधीश को खंड 4 यानी कि आप आगे पढ़ोगे उपबंधित रीति से उसके पद से हटाया जा सकता है। रिजाइन करे, डेथ हो जाए, 65 साल की आयु पूरी हो जाए, या हटाने का एक तरीका है जो कि आर्टिकल 124 के 4 में दिया गया। अभी आपको आगे पढ़ा रहा हूं, डोंट टेक टेंशन। अभी हम कहां तक आए हैं? अभी 2 पर हम लोग चल रहे हैं। 2 का उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की आयु ऐसे प्राधिकारी द्वारा ऐसे रीति से अवधारित की जाएगी जिसका संसद विधि द्वारा उपबंध करे। अर्थात नियमों के माध्यम से उनकी आयु तय की जाएगी, शुरुआत वाली। तो अभी 55 साल के आसपास है, जो इतना मुझे पता है। अब चलते हैं आगे। अगले पॉइंट में क्या कहा गया? 124 का 3, आर्टिकल 124 का 3, कोई व्यक्ति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए आहरित यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की क्वालिफिकेशन, योग्यता क्या है? योग्यता बताया गया कि किसी उच्च न्यायालय में, पहली बात तो भारत का नागरिक हो, तो सब में है ही है, भारत का आप कोई भी पद धारण करोगे तो भारत का नागरिक होना चाहिए। इसके अलावा किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे 2 या 2 से अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम 5 वर्ष में, मतलब किसी भी हाई कोर्ट में या 2-3 हाई कोर्ट में लगातार 5 साल जज रहा हो, तो ये नहीं है तो उसके अलावा क्या? अथवा, या ये वाली नहीं है तो दूसरी वाली क्या है? किसी उच्च न्यायालय का ऐसे 2 या 2 से अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम 10 वर्ष तक एडवोकेट, वकील रहा हो, अधिवक्ता रहा हो, वहां लॉयर के रूप में, लीगल एडवाइजर के रूप में 10 साल काम कर चुका हो 2 या 2 से अधिक हाई कोर्ट में। ये दोनों नहीं है तब, अथवा राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधि वेदिता हो, ट्रेडिशनल ज्यूरिस्ट हो, जिसके मम्मी पापा सदियों से जजमेंट का काम कर रहे हैं, उसने भी LLB कर रखी, वो भी काफी एक्सपीरियंस्ड है, उसकी भी बातें सबको अच्छी लगती हैं, तो उसे राष्ट्रपति अपनी इच्छा से कर सकता है, लेकिन परामर्श सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से, बाकी जिससे चाहे उसे पूछकर ही करेगा। चौथे पॉइंट में हटाने वाली बात जो पीछे आपने पढ़ी थी, क्या है? उच्चतम न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को, देखो इसमें उच्चतम न्यायालय प्लस हाई कोर्ट दोनों को हटाने का तरीका है। आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट का, बट हटाने का हाई कोर्ट वाला भी यही तरीका है। न्यायाधीश को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि, कब तक? पहला पॉइंट, साबित कदाचार, मिसबिहेव प्रूव्ड होना चाहिए कि आपने गलती की है, और असमर्थता, इनकैपेबिलिटी। अब आप असमर्थ हो, लिखना चाहिए था 5 साल की सजा, आपने लिख दी 6 साल की सजा, तो ये तो गड़बड़ हो गया। अब जैसे 5 लिखना था और आपने ऐसे लिख दिया, तो अब ये 5 तो है नहीं, अब हम इसको 6 मान ले, 6 साल की सजा। तो असमर्थ हो जाए, अब काम करने में थोड़ा सा सही नहीं है, गलती कर दी, प्रूव्ड हो जाए गलती, तब ऐसे आधार पर हटाए जाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदन संख्या के बहुमत द्वारा, अर्थात 2/3 उपस्थित मतदान देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित समावेदन से राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखे जाने पर राष्ट्रपति आदेश नहीं दे दिया है। कुल मिला के बस इतनी सी बात है, मैं आपको समझा देता हूं, थोड़ा सा समझो। जिस भी सदन के द्वारा हटाया जाना है, वहां के लोकसभा हटाना चाह रहा है तो 100 सांसद, राज्यसभा हटाना चाहता है तो 50 सांसद सहमत हों, तब प्रस्ताव बनाया जाएगा राष्ट्रपति के हटाने का। इसके बाद सदन में रखा जाएगा, जांच होगी और वोटिंग होगी। वोटिंग में कुल सदस्य के 50% से ज्यादा वोट होने चाहिए, जो कि मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 भी होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हाई कोर्ट के जज को, सुप्रीम कोर्ट के जज को, इसी तरीके से CAG, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, आप पढ़ोगे आर्टिकल 148 में, उसे भी इसी तरीके से हटाया जाएगा। आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर। 5 नंबर में क्या है? संसद खंड 4 के अधीन किसी समावेदन में रखे जाने तथा न्यायाधीश के कदाचार, असमर्थता के अन्वेषण साबित करने की प्रक्रिया विधि द्वारा विनियमन कर सकेगी। यानी कि हटाने की, चेक करने के नियम कौन बनाएगी? संसद बनाएगी। कौन बनाएगा? संसद बनाएगी कि हम जांच कमेटी में कौन आए कौन नहीं आए। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति अपना पद ग्रहण करने के पहले राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष 3री अनुसूची में जो शपथ दी गई है उसके हिसाब से शपथ लेगा। मैं इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और अपने हस्ताक्षर लिखेगा कि मैं भैया आवाज से सुप्रीम कोर्ट का जज हूं। और अंतिम पॉइंट कहा गया, कोई व्यक्ति जिसने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पद धारण किया है, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी भी न्यायालय में प्राधिकारी के समक्ष अभिवाचन नहीं करेगा, यानी कि अब वकालत नहीं करेगा।
काम खत्म। भारत राज्य क्षेत्र के भीतर किसी न्यायालय में, किसी भी न्यायालय में अब वो वकालत नहीं करेगा, अभिवाचन नहीं करेगा। पहला एक स्टार पीछे आपने देखा था 1986 का है, दूसरा स्टार आपका है 15वां संविधान संशोधन जो कि एज से संबंधित है। तो फिलहाल आज के लिए मुझे दीजिएगा आज्ञा, कल फिर मिलूंगा एक और आर्टिकल के साथ, यानी कि आर्टिकल नंबर 125 के साथ। हंसते मुस्कुराते रहिएगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, और ये पूरी की पूरी एक सीरीज जो कि मैं आपको 395 तक लेकर चलूंगा।